7th का डी पार्ट। Realization expenses were 15,000. Firm had agreed with Amrit to reimburse him rupees 10,000. The firm had agreed with Amrit to reimburse him. इसमें अमृत तो ना पार्टनर है, आउटसाइडर ही है कोई। यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री आएगी, रियलाइजेशन टू कैश 15,000, और जो एग्रीड वाली है उसका कोई नो एंट्री, क्योंकि एग्रीमेंट की कोई एंट्री नहीं होती। अगर एक्चुअल में पे करे होते फिर आपका आना। अमृत कोई पार्टनर भी नहीं है तो कोई आउटसाइडर ही है। ठीक है, तो के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री आ जाएगी। टेंथ का सी पार्ट। Raja had given loan to the firm 18,000. He was paid 17,000 in full settlement of his loan. राजा, तो अब देखो राजा का जो लोन था, राजा's लोन, वो था 18,000। ठीक है, हमने उसको पैसे दिए, क्योंकि जो लोन लायबिलिटी साइड पे होता है वो हम बैंक के थ्रू पे करते हैं। हमने उसको 17,000 दिया, तो जब भी रीपेमेंट ऑफ लोन में हम कम पैसे देते हैं तो बाकी जो 1000 का फायदा है वो हम कहाँ डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये हमने पॉइंट उसमें क्वेश्चन में भी कवर करा था। तो अगर लायबिलिटी साइड पे लोन है पार्टनर का, तो नॉर्मली उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स लोन टू बैंक। हेलो, गुड आफ्टरनून डबलिंग। फाइन फाइन, छुट्टी लग रही है आज की। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात, ठीक है, ओके ओके ठीक है, ओके बाय। तो हम लोन की रीपेमेंट की एंट्री टू बैंक डालते हैं नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर लोन में कुछ डिस्काउंट है तो हम उसको रियलाइजेशन में डालते हैं। तो जो बेनिफिट है वो रियलाइजेशन में जाएगा बाय राजास लोन करके 1000 रुपीज। तो इसलिए जो डिफरेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में 1000 रुपीज जाएगा। नेक्स्ट डाउट। ट्वेल्व का सी। अगेन वही पॉइंट है, हर्ष लोन वॉज सेटल्ड बाय। तो हर्ष लोन, तो उसने लोन दिया है तो उसको हमने 6000, लेकिन हमने पे कितने करे हैं, 5500। तो बाकी आपका रियलाइजेशन में चलेगा। वेट वाइप से कर लो बेटा, 500। E. There was a bill under discount. Bill was received from Sonam, who became insolvent. First and final dividend of 25% was received from his estate. तो ये बैंक टू रियलाइजेशन आ जाएगी 1200 का 25%। $300 की एंट्री आ जाएगी। तो एक आपका इंसॉल्वेंट हो गया था, मतलब एक तरफ से बैड डेट हो गया था, लेकिन बाद में फिर उससे पैसे आ गए हैं 25%।
तो जितने पैसे आए हैं हमने तो वो रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो बैंक में आपके 300 रुपीज चले जाएंगे। एनी अदर डाउट? बाकी और किसी ने नहीं करे ये क्वेश्चंस? ठीक है, 2 दिन और है आपके पास इस चैप्टर के लिए, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका डाउट का सेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक आप थोड़ा सा प्रिपरेशन शुरू करो। सबकी डेट शीट्स आ रही हैं तो उस हिसाब से तैयार रहो। आपके भी जल्दी ही स्कूल खुलने के बाद डेट शीट्स आनी शुरू हो जाएंगी, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी इसीलिए करा रही हूँ जो आपको रिवीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, ठीक है। सिलेबस खत्म पहले फटाफट करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप करो अपना सिलेबस खत्म करने के लिए। जनवरी है बस आपके पास, उसके बाद तो पेपर ही पेपर है। तो आपको पता है लास्ट टाइम भी जब पेपर शुरू हो जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता रिवाइज करने के लिए। तो थोड़ा सा अपना केयरफुल हो रहो, यूज दिस मंथ अपना सिलेबस खत्म करने के लिए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पॉइंट क्या थे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जर्नल एंट्री एक ही पास होनी है, लेकिन उसके मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था याद करने का तरीका। किसका एक्सपेंडिचर है? हुज एक्सपेंडिचर, ठीक है। किसका एक्सपेंडिचर है? हुज एक्सपेंडिचर टू हु इज पेइंग, ये सोचकर आप एंट्री डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही कॉन्सेप्ट बनते थे, या तो फर्म का खर्चा हो सकता है। अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होएगा, और अगर किसी पार्टनर का खर्चा है तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी। और दूसरी तरफ हु इज पेइंग, अगर फर्म पे कर रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होएगा, और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको ये एंट्री याद करवाई थी, ठीक है। और दिस इज इम्पोर्टेंट एंट्री, आनी होती है बीच में, ठीक है। तो जैसे भी हो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, तो एंट्री आप कोई भी हो आप उसको इजीली कर पाओगे। रट्टा मारने से बेटर है कि उसको समझ के करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ केसेस थे, इलस्ट्रेशन 8 के साथ हम करते हैं इसको। इलस्ट्रेशन 8, जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पास जर्नल एंट्री। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो जब भी खाली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा होता है तो मतलब ये खर्चा फर्म का है एंड पे भी फर्म ने करा है। तो जब फर्म का खर्चा है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होएगा, और पे भी फर्म कर रही है तो टू बैंक अकाउंट। कुछ नहीं लिखा तो हम अज्यूम करेंगे फर्म का खर्चा है, फर्म ही पे कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम अपने क्वेश्चंस में रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक में ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डालते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर पेड बाय टर्न अ पार्टनर, ठीक है। तो कुछ नहीं गिवन तो हम मानते हैं किसका खर्चा है? फर्म का खर्चा है, तो एक्सपेंस किसका है? फर्म का, ठीक है। लेकिन पे कौन कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। तो फर्म का खर्चा है तो हम किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000, लेकिन पे कौन कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। तो टू पार्टनर्स टू टर्न्स कैपिटल अकाउंट, टू टर्न्स कैपिटल अकाउंट 5000, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर पेड बाय द फर्म। अब यहाँ पे पे कौन कर रहा है? पेड बाय फर्म, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब किसी पार्टनर के बिहाफ पर। तो इसका मतलब खर्चा किसका है? पार्टनर का। पार्टनर का ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर मतलब खर्चा किसका है? पार्टनर का। और पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है, ठीक है। तो अगर पार्टनर का खर्चा है, हुज एक्सपेंडिचर? मदन्स कैपिटल अकाउंट,
किसका खर्चा है? मदन्स कैपिटल अकाउंट। पे कौन कर रहा है? फर्म। तो अगर फर्म पे कर रही है तो टू बैंक आएगा 5000। Pawan, a partner, was paid remuneration including expenses of 20,000. Fourth point is Pawan, a partner, was paid remuneration including expenses. तो कई बार पार्टनर को रेमुनरेशन दी जाती है खर्चा बियर करने की, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर किसका है? हुज एक्सपेंडिचर? पार्टनर का, पवन का। एंड हु इज पेइंग? वही पे कर रहा है, ठीक है। तो टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और एक्चुअल एक्सपेंसेस है 10,000। तो हुज एक्सपेंडिचर? पवन का खर्चा है। एंड हु इज पेइंग? पवन। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है? पवन्स कैपिटल अकाउंट। किसका खर्चा है? पवन का। एंड हु इज पेइंग? पवन। तो दोनों तरफ क्योंकि पवन्स कैपिटल अकाउंट आ रहा है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। जब पार्टनर का खर्चा हो और पार्टनर ही पे कर रहा है तो उसकी हमने कोई एंट्री नहीं डालनी, क्योंकि दोनों तरफ कैपिटल आ जाती है और आपस में कट जाती है, ठीक है। तो डेबिट भी कैपिटल हो रही है, क्रेडिट भी कैपिटल हो रहा है, तो आपस में कट जाता है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन जो उसको रेमुनरेशन मिल रही है, जो उसको रेमुनरेशन मिल रही है उसकी एंट्री आएगी अलग से, और वो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 की एंट्री आएगी। तो रेमुनरेशन की एंट्री आपने अलग से याद करनी है, एक्चुअल एक्सपेंसेस मैटर नहीं करते। तो जब पार्टनर कहता है मैं सारे खर्चे बियर करूंगा, तो फिर अगर वो बियर करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती, लेकिन उसको जो रेमुनरेशन मिल रही है उसकी एंट्री आएगी, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस आर इग्नोर, इसलिए हमने 10,000 को इग्नोर कर देना क्योंकि वो आपस में ही कट गया 10,000। नेक्स्ट इज, हाँ जी, जो रेमुनरेशन वाली एंट्री है उसमें टू बैंक नहीं आ सकता क्योंकि फर्म ही उसको रेमुनरेशन दे रहा है। हाँ वो, लेकिन वो पार्टनर को मिल रही है ना, तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होएगी। जब भी कोई चीज पार्टनर को मिलती है हम उसकी कैपिटल में डालते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज फिफ्थ, डिसोल्यूशन। हाँ जी, इसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। बिल्कुल, क्योंकि वो पार्टनर के है और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो आपने तो उसमें पीछे 10,000 से करा है, वो आपस में कट गया ना, 10,000 10,000 आपस में कट गया। पवन कैपिटल ही डेबिट हुई, पवन कैपिटल ही क्रेडिट हुई, तो आपस में कट गई, तो उसकी नो एंट्री। ठीक है, मैम एक जो वो केस होता है कि हमें पार्टनर हमारे बिहाफ पे दे देता है, उसके बाद हम पार्टनर को रीइंबर्स कर देते हैं, उसका एक पार्ट था अभी पीछे क्वेश्चंस में, एक वो पूछना था। कोई बात नहीं, देखते हैं, पहले इसको केसेस को खत्म करते हैं, बीच में आएगा तो उसको कंसीडर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं 8,000। आउट ऑफ द सेट एक्सपेंसेस, कहते इन एक्सपेंसेस में से
3,000 कौन बॉर्न करेगा? 3,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म, 3,000 फर्म बियर करेगा, एंड बैलेंस कितना रह गया? 5,000 बैलेंस बियर करेगा रवि पार्टनर। ठीक है, तो पहले तो हम किसका खर्चा है उस बिहाफ पे एंट्री डालते हैं, तो बॉर्न बाय फर्म। तो अगर फर्म का खर्चा है तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे 3,000 के साथ, और दूसरी तरफ 5,000 का किसका खर्चा है? रवि का, तो रवि's कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे 5,000 के साथ। अब कौन पे कर रहा है? 2। आगे लिखा है 8,000 आर पेड बाय द फर्म, सारा का सारा खर्चा फर्म पे कर रही है। तो अगर फर्म पे करती है तो हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, तो 3,000 भी बैंक पे कर रही है एंड 5,000 भी बैंक पे कर रही है, तो 5,000। Next is 6 point. Realization expenses 5,000. अब realization expenses 5,000 were to be borne and paid by partner. तो अगर कोई पार्टनर बियर भी कर रहा है और पे भी कर रहा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो उसका खर्चा वही पे कर रहा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। 7th point is Manoj, a partner, is to carry out dissolution of firm at agreed remuneration. तो remuneration की एंट्री आपको अलग से याद रखनी है। remuneration की एंट्री है realization to partners capital account। फर्म का खर्चा है realization और किसको मिल रही है? partners capital account। realization to partners capital account 10,000। Next is Dev, a partner, is paid remuneration of rupees 15,000 for dissolution of the firm. अब remuneration की अगेन आपकी एंट्री आएगी पहले 15,000 की, realization to partners capital account 15,000। लेकिन आगे उन्होंने लिखा है realization expenses 8,000 were paid by the firm, 15,000 के खर्चे फर्म ने पे करे, 8,000 expenses are paid by firm। तो इसका मतलब ये जो remuneration है इसमें खर्चे इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग खर्चे हैं, एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, जो पिछली एग्जांपल थी 4th पॉइंट में, वहां पर ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस में पार्टनर का खर्चा बन जाता है, लेकिन इस पॉइंट में उन्होंने ये नहीं कहा कि खर्चा वो बियर करेगा। ठीक है, तो सेकेंड लाइन में उन्होंने लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 आर पेड बाय द फर्म। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि खर्चा जो है वो फर्म का है, तो हम क्या एंट्री डालेंगे? रियलाइजेशन टू कैश 8,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन पे बेसिस पर है अज्यूम कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज 9th point. Realization expenses of 5,000 were to be borne by Pavit, a partner. However, it was, कई बार एक पार्टनर का खर्चा दूसरा पार्टनर पे करता है, तो हमने तो एक ही कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, whose expenditure to who is paying। किस पार्टनर का खर्चा था? पवित्स, तो पवित्स कैपिटल विल बी डेबिटेड पवित्स कैपिटल अकाउंट टू कौन पे कर रहा है? हितेश, तो हितेश कैपिटल विल बी क्रेडिटेड 5,000। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज है रियलाइजेशन की, एक्सपेंसेस की। इसमें से एक दो आती है, एक क्रेडिटर वाली एंट्री जहां पे एक्सचेंज होती है एसेट, और दूसरा आपकी ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री। ये दो एंट्रीज तो आपको आनी ही आनी है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस आपको एंट्रीज अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 9।
अब बस आपका यही क्वेश्चंस के बेसिस पर है। इलस्ट्रेशन 9, पास जर्नल एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन फॉलोइंग केसेस। L, a partner, was appointed to look after the dissolution process for which he was given a remuneration of 10,000. तो remuneration की एंट्री क्या है, फटाफट से डालो, चलो इसको करो। remuneration वाला सारा वही है। बोलो साथ साथ में क्या एंट्री होगी, सारे जाने पार्टिसिपेट करो। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री क्या होगी फॉर रेम्युनरेशन? माइक ऑन, बोलते जाओ। Realization to L's capital. Yes, realization account debit to L's capital, 10,000. Second, dissolution expenses 8,000 were paid by the partner. तो अगर कुछ नहीं गिवन तो हम क्या अज्यूम करते हैं, फर्म का खर्चा है। तो फर्म का खर्चा अगर पार्टनर पे कर रहा है तो हम क्या एंट्री डालेंगे, हुज एक्सपेंडिचर। डेबिट क्या होएगा, हुज एक्सपेंडिचर? Realization account debit. Yes, realization account debit, क्योंकि फर्म का खर्चा है। And who is paying? To M's capital. M's capital account. Yes, 8,000 की एंट्री आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है C, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जब कुछ नहीं गिवन किसका खर्चा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, फर्म का खर्चा, एंड फर्म ही पे कर रही है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। ठीक है, तो फर्म अपना खर्चा खुद ही पे कर रही है। D, P, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was paid remuneration. तो जब भी पहले remuneration की बात आए तो आपने पहले remuneration की एंट्री डाल देनी है, बाकी सब चीजें हम बाद में देखेंगे। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंड्स कैपिटल अकाउंट हमने 9,000 पहले रेम्युनरेशन की डाल देनी है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा। एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, और वो कहता है कि मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करूंगा। तो हुज एक्सपेंडिचर, एंड्स कैपिटल। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म, लेकिन पे किसने करे, फर्म ने। तो हु पेड, फर्म, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने सोच के एंट्री डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका खर्चा था, एन का, क्योंकि वो कहता कि मैं बियर करूंगा, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे किसने करा, फर्म ने। ठीक है, तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो हुज एक्सपेंडिचर, पार्टनर का खर्चा, लेकिन पे कौन कर रही है, फर्म पे कर रही है। अगर पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही पे करता तो फिर हमने कोई एंट्री नहीं डालनी थी। ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते कि फर्म का खर्चा और फर्म पे कर रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वर्डिंग्स के ऊपर कि कौन पे कर रहा है, किसका खर्चा। ठीक है, तो हमने जो लास्ट इलस्ट्रेशन करी थी, फोर्थ इलस्ट्रेशन, देन हमने इलस्ट्रेशन करी एट्थ इलस्ट्रेशन, एट्थ पॉइंट, एट्थ इलस्ट्रेशन का एट्थ पॉइंट, और नाइन्थ इलस्ट्रेशन में अब हमने जो फिफ्थ पॉइंट करा है। तो तीनों में देखो यहाँ पे रेम्युनरेशन की बात हो रही है, तो उसके बाद हमने चेक करना है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है। ठीक है, तो तीनों आपके अलग अलग एंट्रीज हैं। सिक्स्थ, Q, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration. तो पहले तो सबसे पहले रेम्युनरेशन की एंट्री डाल दो, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 18,000। अब देखो आगे क्या रहा है, Q agreed to take over stock worth rupees 18,000 as his remuneration. तो वो अपनी अब रेम्युनरेशन के बदले में क्या ले रहा है, स्टॉक ले रहा है।
तो यहाँ पे जब भी लायबिलिटी के बदले में एसेट जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं पड़ेगी, नो एंट्री, ना ही रेम्युनरेशन की ना ही स्टॉक टेकन ओवर की। तो क्योंकि वो अपने खर्चे के बदले में एसेट लेके जा रहा है, ठीक है। तो अगर पार्टनर अपने रेम्युनरेशन के बदले में स्टॉक लेके जाए तो आपने उसकी कोई एंट्री नहीं डालनी। स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर एसेट किसी के बदले में ट्रांसफर हो रही है, किसी के बदले में एक्सचेंज हो रही है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। दीदी ये रियलाइजेशन टू अ पीस कैपिटल अकाउंट डाला था, वो एंट्री नहीं आएगी। यूज कैपिटल अकाउंट, लेकिन बाद में हमने जब पढ़ा तो वो स्टॉक ले गया ना उसके बदले में, हाँ जी, तो इसलिए फिर मैंने काट दी। या तो आप ऐसे एंट्री डालो, रियलाइजेशन टू यूज कैपिटल अकाउंट 18,000, एक तो ये एंट्री आ गई, और फिर एंट्री आएगी क्यूज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन 18,000 स्टॉक टेकन ओवर की। ये रेम्युनरेशन की एंट्री है, ये स्टॉक टेकन ओवर की एंट्री है। तो अब इससे क्या हुआ, आपस में कट गई ना एंट्री दोनों। एक बार क्यू डेबिट हो रहा है, दूसरी बार क्रेडिट हो रहा है। रियलाइजेशन एक बार डेबिट हो रहा है, दूसरी बार क्रेडिट, तो आपस में ये कट गई एंट्रीज। तो या तो कोई एंट्री ना डालो या फिर दो एंट्रीज डालो, तो बेटर है कि एक एंट्री, नो एंट्री, ठीक है। तो अगर पार्टनर रेम्युनरेशन के बदले में कोई स्टॉक ले जाए या एसेट ले जाए, उसकी आपने कोई एंट्री नहीं डालनी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने एक इसमें और पॉइंट रह गया है वर्कमैन कंपनसेशन का। 8.6 पेज पे देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी हटके है, जो हम रिटायरमेंट में करते थे, एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे, तो उससे थोड़ी सी हटके इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो हमने देख ही लिया, वो हमने अलग तरीके से करना है, तो हम उसको एज एन एसेट ट्रीट, लायबिलिटी ट्रीट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट भी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब तक रिजर्व रहता है तब तक तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, और रियलाइजेशन में नहीं आता। लेकिन when there is a liability, when there is a liability against workman compensation reserve, फिर इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है, ठीक है। तो फिर देखो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। आप आ जाओ इलस्ट्रेशन 4 पर, इलस्ट्रेशन 4 पर, ठीक है। अब इसमें देखो अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8.7 पेज पे है, 8.7 पेज पे इलस्ट्रेशन 4। ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म है, बस क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। तो कल का दिन और है क्वेश्चंस के लिए आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो है फ्रॉम वेडनेसडे आई विल स्टार्ट विद दी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में शुरू करूंगी, कंपैरेटिव, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी चैप्टर है, तो जिसका फिर डिसोल्यूशन रह जाएगा वो साथ साथ में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये 2-3 दिन यूटिलाइज करने हैं, डिसोल्यूशन को खत्म करना है अपना चैप्टर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1-2 बच्चों ने करा है, बाकी और किसी ने नहीं करा हुआ। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका है 75,000। तो अगर कोई क्लेम नहीं है, नो क्लेम, तो फिर तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो 2A to B, तो 75,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शिव एंड मोहन में हमने बांट देना है 3:2 में, ठीक है। तो 45,000 एंड 30,000। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखो,
आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 और वहां पे उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है 35,000 की। तो जो लायबिलिटी होती है वो कहाँ जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो इसलिए जब भी लायबिलिटी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, हम रियलाइजेशन अकाउंट को बीच में लेके आएंगे। ठीक है, तो वो लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू। पहले हम क्या लिखते थे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि हम एसेट एंड लायबिलिटी के बदले में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितने तक का क्लेम होएगा उतने तक का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। ठीक है, और फिर जो लायबिलिटी ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन में, उसको हम क्या करते हैं? पे करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अप टू द क्लेम, up to the amount of claim will be transferred to realization account. तो जितना क्लेम है उतने तक का रिजर्व आपका रियलाइजेशन में जाएगा। तो लायबिलिटी तक का क्लेम, लायबिलिटी तक का रिजर्व हमने रियलाइजेशन में भेज दिया क्योंकि वो लायबिलिटी है। और जो बाकी रिजर्व रह गया, बाकी कितना रह गया? 60,000 में से 35,000 माइनस करके 25,000 वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। टू शिव, टू मोहन, 3:2 में 15,000 एंड 10,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 एंड लायबिलिटी है कितनी? 75,000 की। तो अब हमारा रिजर्व 60,000 कम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है लायबिलिटी से। तो जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है लायबिलिटी तक का, वो हम किधर भेज देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में एज अ लायबिलिटी। ठीक है, तो 60,000 हमने रियलाइजेशन में भेज दिया। अब सेकंड, हमने अब लायबिलिटी पे करनी है, लेकिन हमारी लायबिलिटी कितने की है? हमारी लायबिलिटी 75,000 की है, तो टू बैंक वाली एंट्री 75,000 की है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारा का सारा ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि क्लेम आया और क्लेम एक्सीड कर रहे हैं आपकी लायबिलिटी को। तो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी लायबिलिटी आपकी एक्सीड करेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, तो सारा का सारा रिजर्व पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर होएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और फिर जब आप लायबिलिटी पे करोगे, लायबिलिटी पेड, उसकी एंट्री डालोगे। लेकिन लायबिलिटी आपकी ज्यादा है 75,000 की, तो आपने 75,000 की एंट्री डाली। ठीक है, तो पहली एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री है लायबिलिटी पे करने की। अब पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारा का सारा रिजर्व तो हमने क्या कर दिया? रियलाइजेशन में डाल दिया। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000, लायबिलिटी है 60,000। तो अब दोनों बराबर हैं, तो सारा का सारा रिजर्व किधर चला गया? रियलाइजेशन में 60,000, और फिर रियलाइजेशन में पे हो गया, रियलाइजेशन टू बैंक। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में भेजोगे उसको पे भी करना है।
एंड फिफ्थ पॉइंट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नील है एंड लायबिलिटी है 15,000 की। तो एक तरह से ये क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो आपने सिर्फ इसको पे करना है, रियलाइजेशन टू बैंक। रिजर्व तो अब है नहीं ट्रांसफर करने के लिए, तो बस आपने लायबिलिटी पे कर देनी है। तो एक तरह से ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम पे कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के थोड़े से हटके पॉइंट्स हैं। रेजोल्यूशन में इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसके साथ अब आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर है इसमें। तो अब आपने अश्विंदर, आप कौन सा बोल रहे थे क्वेश्चन जिसमें रियम्बर्स करे हैं? पीछे क्वेश्चंस में था पार्ट इसका 8th में है जैसे नहीं 8th में नहीं 7th का डी पार्ट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 15। फर्म हैड एग्रीड विद अमृत। देखो अमृत कोई पार्टनर नहीं है, एक्स एंड वाई पार्टनर है, अमृत कोई वो है। फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम 10,000। एग्रीमेंट की कोई एंट्री नहीं आएगी। अगर